डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। अब आज इस विषय पर बात करते हुए एक चीज़ और जो आज के दिन हमें जाननी बहुत ज़रूरी है, वो है कि हर एक सफ़ेद कोट डॉक्टर नहीं होता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हर एक सफ़ेद कोट डॉक्टर नहीं होता है। यानी कि जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्वैकरी की, जो कि मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा हद तक फैली हुई है। चाहे वो किसी भी चिकित्सा पद्धति की मैं बात करूं, एलोपैथी की बात करूं, होम्योपैथी की बात करूं, आयुर्वेदा की बात करूं या फिजियोथेरेपी चिकित्सा की बात करूं, तो तमाम सभी पद्धतियों में बावजूद इसके कि इतनी सारी काउंसिल काम करती हैं, फिर भी आराम से कुछ क्वैक्स या जिनको हम झोला छाप कह सकते हैं आम देहाती लहजे में, वो फल फूल रहे हैं। बतौर फिजियोथेरेपी चिकित्सक आज मैं बात करूंगा फिजियोथेरेपी के अंदर फलने फूलने वाले क्वैक्स की। आज भी समाज में हमारे आसपास बहुत सारे लोग, क्योंकि फिजियोथेरेपी देखने में काफ़ी लोगों को बड़ा ही आसान लगता है और उनको लगता है कि कोई भी सिंपल थोड़ी बहुत हाथ पैर हिलाकर एक्सरसाइज करके या कुछ मशीनें रख के वो अपने आप को फिजियोथेरेपिस्ट क्लेम करना शुरू कर देते हैं। अब बात आती है कि उनको रोका कैसे जाए, क्योंकि ये समस्या आम है। हमारे जितने भी पेशेंट हैं रेगुलर आकर हमसे शिकायत करते हैं कि फलां जगह हम गए थे या उस फिजियोथेरेपिस्ट अपने आप को किसी ने बताया था, वो उनके घर आया था और उसकी वजह से उनके मरीज़ को काफ़ी नुकसान हुआ और दिक्कतें बढ़ गई। ना कि दिक्कतें घटी बल्कि दिक्कतें बढ़ गई। और उन तमाम दिक्कतों के बाद जब वो हम तक पहुंचता है तो ऑलमोस्ट कई बार तो केस बहुत ख़राब हो चुका होता है। तो ऐसे में अब बात आती है कि इसको रोका कैसे जाए और इसको रोकेगा कौन, ये जिम्मेवारी किसकी है। जब भी ये सवाल उठता है तो इसका जवाब अक्सर ये निकल कर आता है कि ये जिम्मेवारी कहीं ना कहीं सरकार की है, कहीं ना कहीं काउंसिल की है। तो मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि हम तमाम लोगों को पता है कि फिजियोथेरेपी में तो चलिए ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर अभी कोई काउंसिल नहीं है, लेकिन प्रादेशिक स्तर पर बहुत सारे स्टेट्स के अंदर वी हैव डिफरेंट स्टेट काउंसिल्स इन फिजियोथेरेपी ऑल्सो। अब आप यहाँ देखिए कि हमारे पास मेडिकल प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ तो ऑलरेडी MCI हमारे पास काउंसिल के रूप में पहले से मौजूद रही है। वो बाद में अलग है कि उसका नाम बाद में बदल दिया गया, लेकिन एक काउंसिल थी। तो क्या वहाँ क्वैकरी रुकी? क्या वहाँ क्वैक नहीं होते? तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब ये है कि काउंसिल सिर्फ नियम, कायदे और कानून बनाती है। गलत को रोकने की जिम्मेवारी तो आप जैसे और मेरे जैसे जिम्मेवार नागरिकों की हुआ करती है, जिम्मेवार पेशेवरों की हुआ करती है। अब बात आती है कि फिजियोथेरेपी में जो क्वैकरी है उसको कैसे रोका जाए। तो उसका देखिए सिंपल सा एक सॉल्यूशन, बड़ा ही सिंपल सॉल्यूशन है। इसको आप कोई रॉकेट साइंस ना समझें। और पहली बात तो ये कि आप क्यों रोकें, इस सवाल का जवाब भी मैं यहाँ देना चाहूँगा। क्योंकि आपकी इमेज डेटेरियोरेट हो रही है, आपकी इमेज खराब की जा रही है। वो फिजियोथेरेपिस्ट बन के ट्रीटमेंट कर रहा है किसी का, जो भी ऐसा कोई क्वैक मेरा साथी इस मार्केट में बैठ के इस तरह की हरकत कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक फिजियोथेरेपिस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी इमेज को नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि जब भी आप किसी ऐसे क्वैक से लुट पिट के आते हो, कभी भी कोई क्वैक आपको ऐसे नुकसान करता है। मेरे को ध्यान आ रहा है, बड़ा एक केस हुआ था पहले। इवन स्टिफ हिप था एक पेशेंट का और उसको DVT शायद रहा होगा उस टाइम, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन एक क्वैक ने उसको ज़बरदस्ती मूवमेंट कराने के चक्कर में हिप का फ्रैक्चर क्रिएट कर दिया। तो आप सोचिए कि क्वैक कहाँ तक दिक्कत को बढ़ा सकते हैं। लेकिन नाम किसका ख़राब हुआ? अब जब वो पेशेंट हमारी OPD में पहुंचा तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हुई थी, पहले दिक्कत थी, घर पे थे, काफ़ी टाइम से पेन होता था, घर पे किसी फिजियोथेरेपी वाले को बुलाया था, फिर वो फिजियोथेरेपी वाले ने ये ख़राब कर दिया, वो तो तोड़ के भाग ही गया। अब उस बेचारे के लिए वो फिजियोथेरेपी वाला था। जब मैंने उससे नाम पूछा, ये पूछा, वो बाद में पता चला कि वो एक क्वैक था, वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था, जस्ट कोई ऐसे ही किसी की OPD में कुछ दिन काम करने वाला अटेंडेंट टाइप पर्सन जो है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं एक आपको चीज़ कहना चाहूँगा कि इसको रोकने की जिम्मेवारी हमारी बनती है कि इस तरीके से क्वैकरी ना बढ़े फिजियोथेरेपी के फील्ड में एटलीस्ट, क्योंकि वो हमारे ही अपने प्रोफेशन को ख़राब करते हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट का नाम ख़राब करते हैं, ऊपर से वो मरीज़ की बेशकीमती ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। क्योंकि अगर गलती से एक आध मेडिसिन, कई बार क्या होता है फीवर के लिए जैसे होता है, कई बार नुक्कड़ से कोई लोग ले लेते हैं, कई बार वो आराम करती है नहीं करती, थोड़ा एलर्जी वगैरह क्रिएट कर देती है,
तो वो फिर भी कहीं ना कहीं उसको काउंटर पार्ट है उसका, उसको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन फिजियोथेरेपी तो कई बार पता ही नहीं चलता, 2-2 6-6 महीना कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, उसके घर कोई ऐसे ही फेक फिजियोथेरेपिस्ट आ रहे हैं, क्वैक्स आ रहे हैं, तो वो उसको 6 महीने में एटलीस्ट इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं कि वो इरिवर्सिबल लॉस हो जाता है, वो इतना नुकसान हो जाता है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट चाहते हुए भी उसकी भरपाई नहीं कर सकता। तो ऐसे में इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। तो बचने के लिए अब करेंगे क्या? अब सवाल उठता है कि करें क्या। बचना तो हर कोई चाहता है। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं मेरे साथियों के जो पूछते हैं कि इसका क्या समाधान है, इससे कैसे बचा जाए, आप तरीका बताएं सर, हम करने को तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शायद हम करने को तैयार नहीं हैं और हमें ये करना पड़ेगा। अब तरीका सुन लीजिए क्या है। एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप जिस भी शहर से बिलोंग करते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO जिसको हम बुलाते हैं, सिविल हॉस्पिटल के जो हेड होते हैं वो होते हैं। और चीफ मेडिकल ऑफिसर जो कि CMO है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, उसकी अथॉरिटी है कि उस डिस्ट्रिक्ट में, उस एरिया में कोई क्वैक प्रैक्टिस ना करे। ये उनकी नैतिक जिम्मेवारी भी है और उनकी ऑफिशियल ड्यूटी भी है। तो इसमें दिक्कत लेकिन कहाँ आती है? इसमें दिक्कत ये आती है कि कई बार उनको पता ही नहीं होता कि कोई क्वैक उनके एरिया में काम कर रहा है, और कई बार उनको पता होता है लेकिन वो जानते बूझते उस पर कोई कार्रवाई करते नहीं हैं। ये बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन ऐसे केसेस भी देखे गए हैं। अब ऐसे में क्या है ज़रूरी? ऐसे में ज़रूरी ये है कि सबसे पहले, क्योंकि रिपोर्ट आपके पास आएगी, कोई पेशेंट आके बोलता है या आपने कहीं नोटिस किया है, तो आप सबसे पहले, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर ऐसा कोई नोटिस करते हैं आसपास कोई क्वैक आपके प्रैक्टिस कर रहा है जिसको लेके आप श्योर हैं कि उसके पास उसकी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, क्योंकि मिनिमम प्रैक्टिस के लिए रिक्वायरमेंट है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, उससे नीचे का कोई भी बंदा इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो अगर कोई ऐसा करता दिखे आपको कहीं आपके आसपास, तो आप उसके लिए एक रिटन कंप्लेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिसको हम CMO बुलाते हैं आम भाषा में, आप CMO को एक रिटन कंप्लेंट उसकी दे सकते हैं। आप ये अपने नाम से भी दे सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि जी मैं अपने नाम से नहीं देना चाह रहा हूँ, तो आप उसको आपकी जो भी संबंधित स्टेट की जो भी वहाँ काउंसिल आपके एरिया में काम कर रही है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो या कोई भी नेशनल काउंसिल का कोई विंग वहाँ काम कर रहा है, तो आप रिटन कंप्लेंट उस विंग को कर सकते हो। सपोज मैं HCAP को लेके बात करता हूँ, हरियाणा के केस में बात करता हूँ, तो हरियाणा में जैसे हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी काम करती है, तो इसमें अगर कोई शख्स, मेरा भाई, अगर अपने आसपास किसी क्वैक की कंप्लेंट डायरेक्टली वो जाके CMO को नहीं करना चाह रहा, तो वो एक रिटन कंप्लेंट विद एविडेंस, क्योंकि एविडेंस तो आपको देखो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर हम किसी पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो एक क्वैक है, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है और वो एक माल प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी एटलीस्ट कुछ भी हमें देना पड़ेगा। तो वो देने का तरीका क्या है? सिंपल, आजकल मोबाइल सबकी जेब में है। आप किसी भी ऐसे क्वैक के क्लिनिक पर जाकर, या कोई भी मेरा पेशेंट अगर मुझे इस वीडियो में सुन रहा है, तो वो भी ये पर्सनल अपने लेवल पे कंप्लेंट कर सकता है, क्योंकि इंडियन जो सिस्टम है इसमें ये है कि अगर आप कंप्लेंट ही नहीं करेंगे तो आपकी कंप्लेंट का सॉल्यूशन होने का सवाल उठता ही नहीं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल आप सबके पास है, ऐसे किसी बंदे को जिसको आप डाउट करते हैं, आप उसकी वीडियो बना सकते हैं ट्रीटमेंट करते हुए। आप उससे लेटर पैड डिमांड कर सकते हैं, उसका लेटर पैड एटलीस्ट उससे ज़रूर डिमांड करें, क्योंकि लेटर पैड पे उसका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो जो भी मुझे पेशेंट सुन रहे हैं तो वो ध्यान दें, वो जब भी ऐसे किसी बंदे से मिले, सिर्फ विजिटिंग कार्ड पे भरोसा ना करें। विजिटिंग कार्ड अमूमन लोग छपवा लेते हैं और उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती और उस पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं होता। तो जो भी मेरे साथी मुझे सुन रहे हैं, पेशेंट बेसिकली मैं यहाँ बोल लूँगा, जितने भी पेशेंट मुझे सुन रहे हैं, कॉमन पब्लिक के लोग मुझे सुन रहे हैं, जब भी आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ जाते हैं, चाहे वो किसी भी चिकित्सा पद्धति से बिलोंग करते हों, आप जब वहाँ जाएं तो लेटर हेड एटलीस्ट उनसे डिमांड जरूर करें, क्योंकि लेटर हेड पे उनका नाम भी होगा और उनका संबंधित रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा जिसके भी आप पे वो काम कर रहे हैं। क्योंकि अमूमन जो इस तरह के क्वैक लोग होते हैं वो लेटर हेड रखते ही नहीं है, वो एक प्लेन पेपर पे कुछ इस तरीके से राइटिंग करके आपको देंगे, आपका डायग्नोसिस, आपका जो प्रोग्नोसिस वगैरह है वो नहीं बना के देंगे, ट्रीटमेंट चार्ट नहीं बना के देंगे। ये उनकी अमूमन ट्रिक्स होती हैं अपने आप को बचा के रखने के लिए, एविडेंस क्रिएट ही नहीं करते हैं ताकि वो ना फंसें। तो ऐसे में आपको डाउट अगर उन पर है तो आप उनकी वीडियो शूट कर सकते हैं ट्रीटमेंट करते हुए। पहले आप वीडियो शूट कर लें आराम से, उसके बाद अगर आपको डाउट है आप CMO को एक रिटन कंप्लेंट लिखें। CMO को आप डायरेक्ट नहीं लिखना चाह रहे हैं तो विद एविडेंस आप एसोसिएशन को लिखें, एसोसिएशन आपके मार्फत आप एसोसिएशन को लिखेंगे, एसोसिएशन आपके भी आपके ऊपर वो CMO को मार्क करेगी। उसके बाद उसका रेगुलर ऑन पेपर फॉलोअप लिया जाएगा और डेफिनेटली
उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि देखिए, आप जब 2 बार 3 बार अगर किसी बंदे की पर्टिकुलर शिकायत करेंगे तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन उसके खिलाफ एक्शन जरूर लेगा। ऐसा नहीं होता कि नहीं लेगा। अगर सीएमओ नहीं लेगा, सपोज सीएमओ ने, उस एरिया के सीएमओ ने कोई भी रीज़न रहा हो, कोई पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर ऐसे क्वैक पे कोई कार्रवाई नहीं की, तो उस सूरत में आप डायरेक्ट, क्योंकि सीएम विंडो हरियाणा के केस में जैसे मैं बात करूं तो सीएम विंडो पे पोर्टल भी है, आप डायरेक्ट वहां भी अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो सीएमओ की भी जवाबदारी बनती है। और इसलिए कोई भी सीएमओ ये कभी नहीं चाहता कि उसकी जवाबदारी बने, उसको आगे कहीं जवाब देना पड़े, इसलिए वो टाइमली एक्शन लेना पसंद करता है। हाँ, वो बात सही है कि देखिए 2 बार 1-2 बार कंप्लेंट आपको रिटर्न में करनी पड़ेगी। अब यहाँ जरूरी हो जाता है कि कंप्लेंट करना जरूरी है। जरूरी क्यों है? नंबर 1, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपको अपने प्रोफेशन की इज्जत बचानी है, आपको फिजियोथेरेपी की इज्जत बचानी है, आपको आपके मरीज की ज़िंदगी बचानी है। और एज ए पेशेंट आप खुद भुगत भोगी रह चुके हो, आपको दूसरे जो कोई और शख्स है उसकी ज़िंदगी खराब होने से बचानी है। आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं। गलत को देखकर अगर आंखें बंद करेंगे तो गलत हमेशा ही होता रहेगा। लेकिन अगर आप ये छोटा सा स्टेप फॉलो करेंगे, क्योंकि एक रिटर्न कंप्लेंट एक सीएमओ को अगर आप लिख के देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और आजकल तो ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम भी बहुत हैं, मेल पे भी ये कंप्लेंट हो सकती हैं, उसका बाकायदा रिसीविंग रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आपके एरिया के सीएमओ को सूटेबल मेथड है, आप जहां से भी बिलोंग करते हैं आप वहां उनको रिटर्न कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, क्वैकरी अगर आप नहीं रोकेंगे तो डेफिनेटली ये क्वैक्स आपके प्रोफेशन को खराब करेंगे, आपकी गरिमा को भंग करेंगे और आपके पेशेंट की लाइफ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करेंगे। क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा, फिजियोथेरेपी में काफ़ी लंबे टाइम तक कई बार पता ही नहीं चलता कि कोई फेक प्रैक्टिशनर या कोई क्वैक हमारे घर में आता है, और हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो पेशेंट उनसे ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उनको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंच चुका होता है। उसके बाद उनको कहीं जाकर यह एहसास होता है कि काफ़ी लंबा समय हो चुका है और अब मुझे आराम नहीं आ रहा। क्योंकि फिजियोथेरेपी का प्रोफेशन ऐसा है जो होम विजिट से जुड़ा हुआ है। इसमें काफ़ी सारे मेरे फिजियोथेरेपी साथी होम विजिट भी करते हैं, और अमूमन होम विजिट में लेटर हेड या लेटर पैड की इस्तेमाल नहीं की जाती, और वही एक रूटीन सा कल्चर हमारे साथियों ने बना लिया है, जिसके चलते होम विजिट की एडवांटेज इस तरह के क्वैक लोग उठाते हैं। तो मैं अपने फिजियोथेरेपी साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप कभी होम विजिट के लिए जाएं, एटलीस्ट अपना लेटर हेड साथ लेके जाएं। पेशेंट का जो आपका डायग्नोसिस बना है, जो आप ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उस पर मेंशन करें और पेशेंट को सुपुर्द कर दें कि ये मैं आपका आज से इलाज शुरू कर रहा हूँ, ये मेरा प्रोविजनल डायग्नोसिस है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा इन्वेस्टिगेशन और ये मेरा फाइनल ट्रीटमेंट है जो एट प्रेजेंट मैं दे रहा हूँ, और मेरा फ्यूचर प्रोग्नोसिस क्या है। वो बेसिकली थोड़ा सा आपका पेपर वर्क होगा एक लेटर हेड पे, लेकिन एटलीस्ट आप डे फर्स्ट पे ये कार्रवाई जरूर करें। उसके बाद जैसे, क्योंकि आपको वो तो देखिए एक नेचुरल सी बात है, जैसे जैसे पेशेंट की रिकवरी होगी तो वो भी चार्ट आपको मेंटेन करने चाहिए एथिकली, वो जरूरी है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो पेशेंट इजीली डिफरेंशिएट कर पाएगा ए डिफरेंस बिटवीन ए क्वैक एंड अ सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट। तो आप उसको अच्छे से अपनी और अपनी अहमियत दोनों का एहसास कराएं ताकि वो दोनों का फ़र्क समझ पाए। तो दोस्तों, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, बात अब वहीं आ चुकी है कि हर सफ़ेद कोट डॉक्टर नहीं होता है। ये टीवी पर बहुत पुराने समय में एक ऐड आती थी और शायद वो आज के ज़माने में सच भी हो रही है। आज भी हमारे जैसे गांव, देहात, कस्बों के बहुत सारे लोग इसी तरीके से उलझ कर रह जाते हैं और बहुत बार गलत इलाज का शिकार होते हैं। तो एलोपैथी में भी मैंने जैसे बताया कि अगर आप क्वैकरी से लड़ना चाहते हैं, अगर आपको कोई गलत मेडिसिन दे रहा है तो आप उसका विरोध करें। आपको पता है वो क्वैक है तो उससे ट्रीटमेंट ना लें, क्योंकि उनके पास कुछ एक साल्ट होते हैं, बेसिकली वो उसी के साथ खेलते हैं। उससे ज़्यादा उनको ना नॉलेज होता है, ना वो प्रोग्नोसिस की बात करते, ना वो डायग्नोसिस की बात करते। वो जो आज है बस उसी को कंप्रेशन की बात करते हैं। बुखार है जी, बुखार के लिए टैबलेट दे दिया है जी, बात ख़त्म। लेकिन वो बुखार क्यों था, उसके पीछे की वजह क्या थी, ये तो खैर एलोपैथी की बातें हैं। आप ज़्यादा बेटर तभी समझ पाएंगे जब आपको कोई मेडिकल प्रोफेशन का साथी इस बात को समझाएगा। फिजियोथेरेपी में मैं इतना ही समझाना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ जो आपको दिखती है कि हाथ सिर्फ ऊपर किया, नीचे किया या मूवमेंट किया, ये मशीन चलाया हटाया, इसी से हो गया, ये इतना आसान नहीं है। अगर ये इतना आसान होता तो 4.5 ईयर एक फिजियोथेरेपिस्ट अपने कैरियर के इस काम में ना खर्च करता, उसके बाद
2 ईयर मास्टर डिग्री पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए ना खर्च करता। तो सोचिए दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है और फैसला आपका है। और लास्ट में मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट अपने ऐसे फिजियोथेरेपी साथियों से भी करना चाहूँगा जो अपने क्लिनिक्स में इस तरह के अनक्वालिफाइड लोगों को रख लेते हैं। वो शायद थोड़ा सा फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए इस तरीके से अटेंडेंट्स हायर कर लेते हैं शुरुआती दिनों में कि वो उनके बस थोड़ी सी हेल्प कर दें, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हेल्प के नाम पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो माल प्रैक्टिस को बढ़ावा मिल जाता है। कोशिश करें अपने ही प्रोफेशन के लोगों को अपने साथ जोड़ें, ताकि अगर वो आगे ग्रो करेंगे तो जाहिर सी बात है उस ग्रोथ में आपका भी हिस्सा होगा, आपका भी नाम होगा। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो बड़ी दुखद हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं यहाँ मेरे नोटिस में जो आई है रखना चाहता हूँ, कुछ मेरे फिजियोथेरेपी साथी भी बहुत गलत कर रहे हैं। वो लोग भी होम विजिट के लिए पर्टिकुलर खुद ना जाकर, खुद क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट होते हुए भी वो होम विजिट पर खुद ना जाकर इस तरह के किसी क्वैक या अनक्वालिफाइड अपने अटेंडेंट से उम्मीद करते हैं कि वो उनके बिहाफ पर जाकर एक होम विजिट करेगा। तो जब आप खुद इतनी माल प्रैक्टिस करेंगे, खुद इतना गलत करेंगे, तो सोसाइटी के लिए आप क्या अच्छा कर रहे हैं? आप खुद सोचिए, अपने अंदर झांकिए, शायद आपको यह एहसास होगा कि आप गलत कर रहे हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, डेफिनेटली हो सकता है आपके पास काम ज़्यादा है, आप बिजी हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो अपने किसी भी कुलीग या किसी भी जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट को आप वो काम दें। ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप एक अनट्रेंड, एक अनक्वालिफाइड पर्सन को एज ए फिजियोथेरेपिस्ट किसी के घर होम विजिट के लिए भेज दें। इससे आपको हो सकता है थोड़ा सा फाइनेंशियली बेनिफिट आपको वहाँ मिले, लेकिन आप सोचिए आप किसी की ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें मिलकर इस क्वैकरी से लड़ना है, तभी हम अपने प्रोफेशन के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। अगर किसी मेरे साथी को कंप्लेंट करने के लिए, लिखने के लिए कुछ के शब्द ना मिल रहे हो कि उसको लिखा कैसे जाए, मैं क्या लिखूं, पर्टिकुलर एविडेंस क्या होने चाहिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मोबाइल से आप वीडियो शूट कर सकते हैं, लेटर हेड की कॉपी रख सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें अगर आप फिर भी आप मुझसे और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, आप कमेंट में कमेंट कर दें, पर्टिकुलर आप क्या चाहते हैं, आपसे ज़रूर बात करेंगे और आपको समझाएंगे भी कि क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, जब तक शुरुआत हम नहीं करेंगे बदलाव नहीं आएगा। कोई भी काउंसिल, कोई भी एसोसिएशन डायरेक्टली इस तरह की चीज़ों को एकदम से नहीं रोकती, क्योंकि उन्हें सच में ये पता भी नहीं चलता कई बार कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। वो हमारे आसपास हो रहा है तो जिम्मेवारी हमारी है, हमें जागरूक होना होगा, शिकायत हमें करनी होगी। हम शिकायत करें, कार्रवाई ना हो, फिर एसोसिएशन का रोल शुरू हो जाता है। वो आपके साथ मिलकर आपकी आवाज़ में आवाज़ बनकर उसको और बड़े लेवल पर उठाएगी, मिनिस्ट्री तक पहुंचाएगी, सरकारों तक जाएगी और एट लास्ट अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो कोर्ट केस तक भी जाएगी। और इसके लिए इन केस ऑफ हरियाणा HCAP इज़ ऑलवेज रेडी एंड ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो अब आप लोगों को देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं। क्वैकरी आपके आसपास है, उसको मिटाने की जिम्मेवारी आपकी है। अगर आप सफाई नहीं करेंगे अपने घर के आसपास की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर से आएगा सफाई करने। और जो मेरे पेशेंट साथी सुन रहे हैं, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जब भी किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, एटलीस्ट उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, लेटर हेड, उसका सारा स्टेटस एक बार ज़रूर चेक करें। एक ब्लाइंड ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि लंबे टाइम तक आपको कई बार ये पता भी नहीं चलता कि आप गलत हाथों से अपना इलाज करा रहे थे। ऐसे बहुत सारे मेरे केस मैं पहले देख चुका हूँ, जो पहले कहीं ना कहीं गलत जगह फंसे हुए थे, बाद में वो हमारे पास आए, प्रॉपर फिजियोथेरेपी हुई और बाद में वो भगवान की तरह से ठीक भी हुए। लेकिन ख़राब करने वाले ने शायद उन्हें इतना ख़राब कर दिया था कि हमें बहुत लंबा समय लगा। तो कभी मौका मिला और आप लोग कहेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे, तो मैं ऐसे तमाम लोगों के आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करवा सकता हूँ, क्योंकि वो पेशेंट अभी भी फैमिली की तरह हैं, टच में हैं सारे के सारे लोग। तो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं कि उनके साथ क्या गलत हुआ और कैसे उनको ये एहसास हुआ कि सामने वाला गलत था। तो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि हम खुद गलती करके सीखें, ये ज़रूरी है कि हम सीखें, हम दूसरे की गलती से भी सीख सकते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं, आज नेशनल डॉक्टर डे है, अब हम इस पे ये भी कोशिश करते हैं कि हम तमाम डॉक्टरों को सम्मान दें, क्योंकि वो दिन और रात अपना हमारे लिए एक करते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं। वो जब फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं तो शायद आज हम इस कोरोना के काल में आराम से घरों में बैठे हैं, लेकिन साथ ही साथ उस क्वैकरी से लड़ने की भी कोशिश हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो वाइट एप्रन पहनकर लोगों को लूटते हैं। तो ऐसे सफ़ेद पोश लुटेरों से हमें बचना है, और न खुद बचना है बल्कि अपने समाज को भी बचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त चाहूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी दोस्तों।